Good morning, students. This is my sixth lecture of chapter 2 of Indian Economic Development. Before this, I have told you the goals and objectives of the planning, and in that I have told you in my earlier lecture features of economic policy pursued under planning till 1991, and then success of planning. In success of planning, we have discussed 2 points, that is increase in national income and increase in per capita income. Today, I start my discussion with third point, that is rise in saving and investment. Yes, beta. Due to इकोनॉमिक प्लानिंग, हमारी जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट हैं उनमें भी टू ए ग्रेट एक्सटेंट सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। जहाँ बेटा एक और हमारी जो रेट ऑफ सेविंग थी वो 1950-51 में नेशनल इनकम का 9.5% थी, वहीं अब ये 2015-16 के एंड में 31.3 हो चुकी है। और क्लियर बेटा, 11th प्लान में ये 11th प्लान के अंत तक, सॉरी मैं आपसे कुछ गलत बोल गई, जो हमारी रेट ऑफ सेविंग थी जो 1950-51 में नेशनल इनकम का केवल 9.5% थी, अब ये सिग्निफिकेंटली राइज होकर 11th प्लान के एंड तक 31.3% हो गई है। आप इसको नोट कर सकते हैं बेटे, 1950-51 में रेट ऑफ सेविंग वाज 9.5% of national income, and at the end of 11th plan, it has become 31.3%। क्लियर बेटे? इसी तरह लाइकवाइज जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट था, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट in 1950-51 was only 9.3% of GDP, while in 2015-16 it has become 33.3% of GDP. And as you know, saving and investment are the principal factors of economic growth, principal drivers of economic growth. कैसे बेटा? जब सेविंग ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम का जो चैप्टर पढ़ेंगे आप, या आप उसके बाद इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी स्पाइरल पढ़ेंगे। तो जो जितनी भी इनकम होती है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन पार्ट गोज टू कंजप्शन, वन अदर पार्ट goes to saving, and this saving ultimately converts into
इन्वेस्टमेंट। तो जितना हायर द सेविंग हायर द इन्वेस्टमेंट, जितनी ज़्यादा सेविंग होगी उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। क्लियर बेटा? आप होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। देन अनदर पॉइंट, institutional and technical change in agriculture. Institutional and technical change in agriculture. Yes बेटा, इन 5 ईयर प्लान्स के ड्यूरिंग और इन 5 ईयर प्लान्स की कंसिक्वेंट रिजल्ट आया, उसमें जो हमारी एग्रीकल्चर थी उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। और वो कैसे मिला? उसमें जो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ वो किस वजह से हुआ? इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल चेंज की वजह से। और कैसे? ये दो तरीके से हुआ। फर्स्ट वन इज लैंड रिफॉर्म्स and another is through improvement in technology. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल we discuss about land reforms. लैंड रिफॉर्म्स बेटा, यदि हम बेटा बात करें बिफोर इंडिपेंडेंस, व्हाट वाज, रिमेंबर, रिकॉल योर मेमोरी, अपनी याद रिकॉल करें कि हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम पर एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या थी। इट वाज वेरी बैकवर्ड, land was fragmented, and not only fragmented, it was scattered. भूमि का कोई हिस्सा कहीं था, कोई टुकड़ा कहीं था, जिस पर क्या था? खेती करना, एग्रीकल्चर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लो प्रोडक्टिविटी थी इन्हीं सब की वजह से। इंटरमीडिएटरीज थे, टिलर्स ऑफ द सॉइल और ऑनर्स ऑफ द सॉइल के बीच में। क्लियर बेटा? तो जैसे ही इंडिया हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई और प्लानिंग की गई, उसमें एज यू नो एग्रीकल्चर को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंस दी गई। तो उसमें सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स पर ध्यान दिया गया। और उसमें क्या किया गया बेटा? सबसे पहले तो क्या गया? अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, abolition of intermediaries. जो टिलर्स ऑफ द सॉइल और ऑनर्स ऑफ द सॉइल थे, उनके बीच में जो इंटरमीडिएरीज थे हमारे, उनको अबॉलिश कर दिया गया। अब जो हमारे टिलर्स ऑफ द सॉइल थे उनको ही ऑनर्स ऑफ द सॉइल बना दिया गया बेटा। और उसके साथ ही साथ वो उनको अब जो टैक्स देना था वो सीधे स्टेट को देना था, ना कि लैंड ऑनर को। लैंड ऑनर्स को खत्म कर दिया गया, जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया। और जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे उन्हीं को ऑनर ऑफ द सॉइल भी बना दिया गया। क्लियर बेटा? दूसरा चेंज क्या लाए बेटे? आपका दूसरा चेंज आया मॉडर्नाइजेशन एंड रेगुलराइजेशन, मॉडरेशन एंड रेगुलराइजेशन।
जैसे कि आप जानते हैं जब हमारी कंट्री पर ब्रिटिश रूल था तो उन्होंने जमींदारी सिस्टम को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। और उसमें क्या था, जो जमींदार थे, जो लैंड ओनर्स थे, वो एक फिक्स रेट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को देकर और दे आर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे कैन फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सोइल। लेकिन बिकॉज दिस जमींदारी सिस्टम वाज abolished विद इंडिपेंडेंस, सो क्योंकि जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया और इसलिए किसानों की पैथेटिक कंडीशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो आपके लैंड रिवेन्यू थी, दैट इज लैंड टैक्स, उसको मॉडरेट कर दिया। यानी वेरी नॉमिनल टैक्स मीन्स टू से वेरी नॉमिनल टैक्स अप्लाइड टू द फार्मर्स। फार्मर्स के ऊपर नाम मात्र का टैक्स लगाया गया और उसको भी क्या कर दिया गया, रेगुलराइजेशन, उसको भी फिक्स कर दिया गया। ऐसा नहीं कि जब जो चाहे जितना एक्सट्रैक्ट कर ले, एक फिक्स अमाउंट का टैक्स दैट इज नॉमिनल टैक्स चार्ज किया गया, जिससे कि किसानों की जो कंडीशन है, फार्मर्स की जो कंडीशन है, वो इम्प्रूव हो सके और एग्रीकल्चर भी हमारी इम्प्रूव की जा सके। क्लियर बेटे? थर्ड आया सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स। यस बेटा, जो पहले क्या था बेटा, ब्रिटिश रूल के दौरान बहुत सारे लैंड ओनर्स तो ऐसे थे जिनके पास बहुत 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 ज्यादा जमीन थी, और वहीं दूसरी तरफ कुछ फार्मर्स ऐसे थे जिनको हम मार्जिनल फार्मर्स कह सकते हैं, जो जिनके पास बेचारों के पास कुछ था ही नहीं, वो इन बड़े बड़े लैंड ओनर्स के यहाँ पर क्या करते थे, टिलर्स ऑफ द सॉइल बना रहते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया बेटे, एक लैंड होल्डिंग की सीलिंग कर दी, एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी, और उससे जो भी मैक्सिमम लिमिट थी उससे ज्यादा लैंड को खुद अडॉप्ट करके, खुद अपने अंडर में लेकर और उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया टू द लैंडलेस फार्मर्स। इससे क्या हुआ बेटा, इससे जो विलेजेस में जो फार्मर्स थे उनमें इक्वालिटी को प्रमोशन मिला और उन फार्मर्स की कंडीशन इम्प्रूव हुई, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की कंडीशन भी इम्प्रूव हुई। और क्या किया गया बेटा, ऑप्टिमाइजिंग होल्डिंग साइट। फोर्थ वन इज बेटा optimizing holding site through consolidation of holdings। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी लैंड साइज थे, लैंड जो थी वो फ्रैगमेंटेड थी एंड इट वाज स्कैटर्ड। तो ड्यूरिंग प्लानिंग उस जो स्कैटर्ड लैंड साइज थी उसका कंसोलिडेशन किया गया। कैसे बेटा, कि यदि एक फार्मर के पास 4 बीघा जमीन है और उसके एक एक बीघा 4 जगह है, तो उसकी उन 3 जगह से जमीन लेकर उसको 4 बीघा एक जगह कर दी गई, जिससे कि एग्रीकल्चर को करना इजी हो गया उस फार्मर के लिए। और इसका रिजल्ट क्या हुआ बेटा, इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो उसके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, कम लो कॉस्ट हाई प्रोडक्शन। क्लियर बेटा?
इस तरह से लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू एग्रीकल्चर में एक सिग्निफिकेंटली राइज हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ। अब हम दूसरा देखते हैं, थ्रू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। थ्रू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के द्वारा भी बेटा एग्रीकल्चर की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट किया गया। कैसे किया गया बेटे? पहला पॉइंट है बेटा, फर्स्ट पॉइंट इज by using HYV सीड्स की सहायता से बेटा एक स्मॉल लैंड पीस पर भी ज्यादा प्रोडक्शन, सिग्निफिकेंट राइज आया प्रोडक्शन में, और उसके साथ ही साथ बेटा रिवोल्यूशनरी राइज आया। और इसका एग्जांपल है कि वी बिकेम सेल्फ सफिशिएंट, in food grains। हम फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो गए। इस तरह से 5 ईयर प्लानिंग्स के कारण हमारी एग्रीकल्चर का भी इम्प्रूवमेंट हो गया। उसके बाद आता है बेटा फिफ्थ पॉइंट, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन यस बेटा, जो 5 ईयर प्लान्स थी हमारी, उन्होंने जो हमारी जो बेसिक इंडस्ट्रीज थी और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी, दोनों को ही एक बिग पुश दिया। कैसे बेटा? आप ड्यूरिंग जो प्लानिंग पीरियड था, वो जो ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो 7% पर एनम था, लेकिन 11th प्लान में ये बढ़कर 7.2% हो गया। और further in 2016-17 it became 8.5%। क्लियर बेटा? उसके अलावा जो हमारी कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज थी वो भी सेल्फ सफिशिएंसी के लेवल तक ग्रो हो चुकी हैं। और बिसाइड ऑल दिस, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी मानी जाती है। क्लियर बेटा? तो आप देख सकते हैं कि 5 ईयर प्लानिंग्स के वजह से, के कारण से उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो भी अच्छी तरह से डेवलप हो गई और उसमें डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिला, जो कि ब्रिटिश पीरियड के दौरान बिल्कुल इन्फेंसी स्टेज में थी, अब वो सिग्निफिकेंटली राइज हो चुकी हैं। नाउ आवर 6th पॉइंट, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यस बेटा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है बेटे? जो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, इरिगेशन फैसिलिटी है, पावर जनरेशन कैपेसिटी है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के फैसिलिटी हैं, ये सभी हमारे
क्या होते हैं बेटे, ये की एलिमेंट्स होते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो प्लानिंग के दौरान ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें भी एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली है। और कैसे बेटा, आप देख सकते हैं कैसे बेटा इंडियन रेलवे जो है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क माना जाता है। दूसरी बात बेटा, जो इंडिया की पावर जनरेशन कैपेसिटी थी वो 1950-51 में केवल 2300 मेगावाट थी, और नाउ अब ये 2017 में कितनी हो गई है बेटा, ये हमारी हो गई है 3,30,861। क्लियर बेटा। और इसके साथ ही हमारा आईटी सेक्टर में तो रिवोल्यूशनरी ग्रोथ हुई है, और ना हमारी जो इंडिया है, हमारा देश है, हमारी कंट्री इंटरनेशनल मार्केट में एक ग्लोबल प्लेयर का प्लेस अचीव कर चुकी है। It has achieved a distinct place of global player in the international market. अब 7th पॉइंट आता है बेटा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। Seventh is social infrastructure. यस बेटा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा होता है बेटा, हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, दीज टू आर द की एलिमेंट्स ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर बेटा। इनमें भी समय के साथ साथ सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिला है, और वो कैसे बेटा, हमारी जो डेथ रेट थी, जो कि हमारी डेथ रेट 27,000 थी 51 में, 51 में थी बेटा 27% पर 1000। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेथ रेट, बर्थ रेट, मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सभी पर 1000 में मेजर की जाती हैं। तो वो अब घटकर 2016 में वो घटकर बेटा 6.4 पर 1000 रह गई है। इसी तरह बेटा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, यानी एवरेज एज होती है, जो कि 1951 में ओनली 32 इयर्स थी, वो अब बढ़कर 2015 में it has become 68.3 years। क्लियर बेटा। और ये किस वजह से हुआ, ड्यू टू इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। और जहाँ तक एजुकेशनल फैसिलिटीज की बात यदि हम करें, तो जो नंबर ऑफ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो 1951 के कंपैरिजन में 3 फोल्ड हो चुके हैं, 3 गुना तक बढ़ चुके हैं। वहीं जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और कॉलेजिएट्स हैं वो 1951 के कंपैरिजन में 5 फोल्ड हो गई हैं। क्लियर बेटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। यस बेटा, एम्प्लॉयमेंट। जब से हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ है और प्लानिंग शुरू की है, 5 इयर्स प्लानिंग शुरू की है, तब से जो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है उसको रिमूव करने के सीरियस एफर्ट्स किए जा रहे हैं बेटा। डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स में गवर्नमेंट ने डिफरेंट एंड सेवरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लॉन्च की हैं, और
उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि 11th प्लान में जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 2011 2004 एंड 5 में 2004 एंड 5 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा 8.3% था वो डिक्रीज होकर 2011-12 में केवल 5.6% रह गया था। कैसा? ड्यूरिंग 11th प्लान। क्लियर? एंड 12th ईयर प्लान में 12th 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, फिक्स किया है कि वो 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेगी, जिससे 50 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगा। क्लियर बेटा? उसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। Also called foreign trade or trade regarding export and import. During plan, volume and value of foreign trade have risen subsequently, यानी हमारे फॉरेन ट्रेड के वॉल्यूम में भी, क्वांटिटी वाइज भी एंड वैल्यू वाइज भी सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिल रहा है। उसको आप देख सकते हैं कि जहां 1948-49 में जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो केवल ₹792 करोड़ का था, वो बढ़कर इंक्रीज होकर 2016-17 में 40,31,719 करोड़ रुपीस का हो गया है। क्लियर बेटा? और इस ऐसा ही नहीं कि ये केवल इंपोर्ट की वजह से हो रहा है, इसमें भी कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ये भी सिग्निफिकेंटली चेंज हो चुकी है। कैसे बेटा? प्रायर टू प्लानिंग से पहले वी वर sole exporter of raw goods, primary goods, raw materials and importer of finished goods. प्लानिंग से पहले या यूँ कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट होने से पहले इंडिया जो था वो रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल का एक्सपोर्टर था और फिनिश्ड माल का इंपोर्टर था। तो इसके कंपोजिशन में भी चेंज आया है। अब इंडिया क्या हो चुका है बेटा? अब इंडिया फिनिश्ड प्रोडक्ट को धीरे धीरे फिनिश्ड प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर और रॉ मटेरियल का इंपोर्टर बनता जा रहा है। और उसमें भी मेनली जो क्या है बेटा, इंडस्ट्रियल गुड्स को वो एक्सपोर्ट करता है। ठीक है बेटा? और विशेष रूप से एक्सपोर्ट के एरिया में कंपोजिशन सिग्निफिकेंटली चेंज हुई है। कैसे? अब हम जहाँ पहले हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे वहाँ अब हम इंजीनियरिंग गुड्स यानी प्लांट एंड मशीनरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये शो करता है कि इंडिया इंडस्ट्रियल नेशन के रूप में इमर्ज हो रहा है। क्लियर बेटा? तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी हैज रिकॉर्डेड ए सिग्निफिकेंट ग्रोथ along with significant structural change during the period of planning. और केवल एक ही सेक्टर में नहीं बेटा, ये चेंज इकोनॉमी के हर सेक्टर में आया है। और जो ये केवल ऐसे ही नहीं, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उस लोगों का वो उसमें भी देखने को चेंज मिल रहा है। ये जो स्ट्रक्चरल चेंज आया है, हर सेक्टर में जो चेंज आया है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी झलक रहा है। क्लियर बेटा? हालांकि ऐसा नहीं है, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, इसके भी टू साइड्स हैं। केवल गुड़ी गुड़ी